हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग जेनेटिक्स का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है लिंकेज और क्यों होता है क्रॉसिंग ओवर, और रिकॉम्बिनेशन में जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो CSIR के एग्जाम में हर बार इससे एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, चाहे वो 4 मार्क्स का हो या फिर 2 मार्क्स का। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, राइट, जिसका जो जेनेटिक कंटेंट है वो कितना होता है 2n, क्योंकि आप लोगों को आई होप अब तक ये पता होगा कि हैप्लॉइड कंटेंट जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से हम डिनोट करते हैं, और डिप्लॉयड कंटेंट को हम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से डिनोट करते हैं, राइट। ओके, सो इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स द मेंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स दैट कंटेन सेम जीन, वो क्रोमोसोम पेयर्स जो सेम जीन कंटेन करते हैं या जिनके ऊपर सेम जीन प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट पेयर ड्यूरिंग मियोसिस, तो ये मियोसिस के टाइम पे पेयरिंग भी करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या ऐसे जो क्रोमोसोम्स होंगे इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, उनको हम मेनली बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, तो ईच मेंबर ऑफ पेयर उसको हम बोलेंगे होमोलॉग। अभी हम ये डायग्राम से समझते हैं, हमें अभी समझ में आ जाएगा। और ये जो होमोलॉग है, एक पेयर की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक जो होगा इट विल कम फ्रॉम फादर, अदर वन विल कम फ्रॉम मदर। ओके, तो जैसे हमें पता है ना कि एलील्स जो होते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे एलील्स और जीन्स की बात कर रहे हैं। कैपिटल A अगर एक होता है तो उसका एक रेसेसिव फॉर्म भी होता है। अब एक्सप्रेस कौन सा करेगा, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। ऑफ कोर्स मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट जो ये पॉइंट है वो यही है, एक मदर के थ्रू आता है और एक फादर के थ्रू आता है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि हमने बोला कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर्स, तो ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इन दोनों क्रोमोसोम की लेंथ जो है वो सेम है, और इन दोनों के पास जीन्स जो हैं उनकी लोकेशन भी क्या है, वो सेम है। क्लियर है। ये रेप्लिकेट जब करेंगे, क्योंकि हमें पता है रेप्लिकेशन जब होता है तो उस समय क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम कुछ इस ढंग का था वो रेप्लिकेशन के बाद क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखो रेप्लिकेट जब करते हैं तो रेप्लिकेशन के बाद ये दोनों ही जो क्रोमोसोम्स थे वो कुछ इस ढंग के उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं आफ्टर रेप्लिकेशन दे विल बी कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये 2n नंबर की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों जो पेयर्स हैं, जो इधर वाले पेयर्स होते हैं, इनमें कैपेसिटी होती है टू एक्सचेंज और क्रॉस ओवर, वो हम अभी आगे समझेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना समझ आ जाए कि ये जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि इनमें सेम काइंड ऑफ जीन प्रेजेंट है, सेम टाइप का क्रोमोसोम है। प्लस ये वाले जो क्रोमेटिड्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके हैं। वैसे ये जो दोनों हैं ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, राइट। फिर अब होमोलोगस क्रोमोसोम समझा तो नॉन होमोलोगस भी समझ लेते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होते हैं जो डिफरेंट जीन्स कंटेन करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिसमें डिफरेंट जीन्स हो। तो ये इनका एक खासियत होता है, दे विल नेवर पेयर ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में दे आर नॉट गोइंग टू पेयर। क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हम n नंबर ऑफ, बेसिकली ये 1 कॉपी ऑफ जीनोम देख रहे हैं यहाँ पे, हैप्लॉइड यानी कि n कंटेंट, वही हमने जैसे बोला वहाँ पे 2n देखा था, यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, 1 कॉपी ऑफ जीनोम है ये। और ये डिफरेंट लेंथ है क्रोमोसोम का। कैसे पता चल रहा है डिफरेंट लेंथ, क्योंकि इनका जो ये सेंट्रोमियर है, हमें पता है ना कि ये जो कोई भी क्रोमोसोम बनता है, ये जो सेंटर वाली चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। आपने आई थिंक मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सब कुछ वर्ड सुने होंगे, तो वही वाली चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, कि ये आप देखो यहाँ पे सेंट्रोमियर जो है, एक यहाँ पे ये दोनों आर्म इक्वल लेंथ के हैं, ये एक आर्म लंबा है एक छोटा है, इसमें एक आर्म एक्सट्रीम लंबा है और एक काफी छोटा है, राइट। तो ये जो है ये डिफरेंट लेंथ के क्रोमोसोम्स हैं, इनमें जीन की लोकेशंस भी अलग है। अगर हम जो जीन होता है वो क्या होता है, वो क्रोमोसोम का ही एक स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो ये जो जीन है वो क्या है, इनकी लोकेशन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। आई होप आपको ये एक बेसिक सा फैक्ट पता होगा। ये अगर सेल है, ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA कुछ इस ढंग से रखा हुआ है, तो न्यूक्लियस जब मेटाफेज में जाता है तो मेटाफेज के टाइम पे क्या होता है, वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम में बनने के लिए इसमें क्या क्या चाहिए होता है, DNA प्लस प्रोटीन्स। तो ये जो DNA प्लस प्रोटीन्स होते हैं वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन्स दोनों हो सकते हैं। तो DNA और मेनली हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर के क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसी DNA को ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में इस तरीके से पैक कर देता है, राइट। तो यानी
अब जो डीएनए है वो ही तो फंक्शनल यूनिट कंटेन करेगा ना, तो वही सेम चीज यहाँ पे होती है कि से फॉर एग्जांपल ये वाला एक स्ट्रेच है जो एक टाइप का जीन है, ये कोई भी एक कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा है। से फॉर एग्जांपल ये हेयर कलर को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक जीन है, उसी का ऑल्टरनेटिव फॉर्म फिर दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, ये ए जीन होंगे। तो वही सेम चीज हम यहाँ पे मेनली देख रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक बार्स हैं दीज आर द लोकेशन ऑफ जीन्स, ओके, ऑलराइट। सो ये तीनों जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में, ये तीनों क्या है, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट फीचर्स जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ऑलराइट, ओके। तो अभी तक हमें ये समझ आ गया कि होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। लिंकेज इज व्हेन 2 और मोर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। क्लियर है, अगर 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये एक क्रोमोसोम है, उसके ऊपर यहाँ पे 2 जीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये वही चीज़ कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स इट विल बी कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। तो यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये एक जीन है ए और यहाँ पे ये एक जीन है बी। तो ये जो 2 जीन्स हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं और इसीलिए इनको हम बोलते हैं क्या, लिंक्ड जीन्स, ठीक है। क्लियर है, ओके। लिंक्ड जीन्स जो होते हैं उनके पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन को हम बोलते हैं लिंकेज। पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन, जीन्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है, फ्रॉम पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, राइट। तो यही पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा उसको हम लिंकेज बोलेंगे कि जीन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि वो साथ में ट्रांसफर हो रहे हैं अगले जनरेशन में या फिर वो अलग अलग ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। यू विल गेट अ क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट इट अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे आप देखो लिंकेज जो होता है यानी पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है किसी भी जीन का फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, वो 2 तरह से हो सकता है। या तो वो कंप्लीट लिंकेज होगा या फिर क्या होगा, ये इनकम्प्लीट लिंकेज होगा, राइट। तो यहाँ पे एक चीज और है कि जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे वो हमेशा अनलिंक्ड होंगे। अनलिंक्ड मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो दोनों सेम क्रोमोसोम पे है ही नहीं। जब तक वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है तो वो लिंक्ड माने ही नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें जीन की लोकेशन भी तो डिफरेंट होगी ना। अभी जैसे हमने जस्ट पीछे डिस्कस किया था ना कि जो क्रोमोसोम है उसमें अगर सेम लेंथ का नहीं है और ये मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम है, तो ये इसकी लोकेशन अगर जीन की यहाँ है और इसकी यहाँ पे है तो ये वैसे भी लिंक्ड नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे वो अनलिंक्ड माने जाएंगे, ओके, ऑलराइट। और जो जीन्स प्रेजेंट होंगे सेम क्रोमोसोम पे उसी को हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, जैसा कि इस वाले केस में हम देख सकते हैं। क्लियर है। फिर आता है इनका ट्रांसमिशन पैटर्न क्या होगा, ये कैसे पता चले, क्योंकि ट्रांसमिशन पैटर्न में हमने बोला ना कि 2 तरह का हो सकता है, या तो कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। तो उसी को समझते हैं हम 1 बाय 1 करके, कैसे लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो लिंकेज करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार समझ आ गया तो आप इसके सारे क्वेश्चंस बहुत ईजिली कर सकते हो, ओके। तो से फॉर एग्जाम्पल दीज आर सम क्रोमोसोम्स विच इज प्रेजेंट ओवर हियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनके बारे में। तो ये क्या है, ये दोनों जो है ये पेरेंटल जीनोटाइप हैं, ठीक है। ये है क्या चीज़, ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हमने डिस्कस किया था ना। तो ये है हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर ये होमोलोगस नहीं होते तो फिर ये क्या होते, ये लिंकेज करते ही नहीं, ठीक है। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम पेरेंटल जीनोटाइप यानी कि एक अगर मदर से है, से फॉर एग्जांपल ये मदर से आया है और ये वाला जो है ये हमारा फादर वाला है, ठीक है। तो ये फादर से आया है, इनको अगर हम क्रॉस कराएं यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट वाला जो सिचुएशन होता है ना, हम उधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे गेमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्रॉसिंग के बाद यहाँ पे जो गेमीट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, गेमीट्स 2 ही तरह के होंगे, नंबर 4 होगा सिर्फ, है ना। मियोसिस के बाद हमें पता है ना कि जैसे जो कोई भी सेल है जब उसमें मियोसिस होती है तो उसके बाद हमें 4 गेमीट्स मिलते हैं, है ना। तो वही 4 यहाँ पे भी मिलेंगे। 2 क्या होंगे, ए बी, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज होंगी। तो यहाँ पे हम मेनली एक टाइप को ले रहे हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब गेमीट्स जो हैं उनमें क्या होगा, अब गेमीट्स को अगर फ्यूज कराओगे आप तो एक F1 जनरेशन मिलेगी हमें, राइट। तो दिस इज F1 जनरेशन, F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी में क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं अब वो इस कॉम्बिनेशन में है, कैपिटल A कैपिटल B एंड स्मॉल a स्मॉल b, ये वाला कॉम्बिनेशन हमको मिल गया। क्लियर है, ये F1 प्रोजेनी है। F1 प्रोजेनी में यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल A स्मॉल b हो गया, ठीक है।
ओके और इससे पहले क्या था, कैपिटल A B स्मॉल b ऐसे था। ऑल राइट, F1 जो प्रोजेनी है इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो दोनों पॉसिबिलिटीज हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, हमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज का समझ आ जाएगा। ओके तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिया है, बहुत ही सिंपल सिचुएशन ली है जहाँ पे हमने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात की है, एक मदर से आया है, एक हमारा फादर से आया है। एक क्रोमोसोम जो है उसके पास कैपिटल A B है और यहाँ पे लाइकवाइज फादर से जो आया है वो स्मॉल b है। और यहाँ पे हमें जो गैमीट्स मिले हैं वो मेनली 4 थे, से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो यहाँ पे भी ये कैपिटल A B ही मिलता और यहाँ पे जो मिला था ये हमें स्मॉल b ही मिलता, राइट। तो यहाँ पे वेरिएशन सिर्फ 2 है, गैमीट्स का नंबर सिर्फ 4 होता है, ठीक है। तो अब इनकी ही हमने जब क्रॉसिंग कराई, सेल्फिंग कराई, तो यहाँ पे हमें F1 प्रोजेनी मिली, जैसा हम नॉर्मल मेंडेलियल जेनेटिक्स के लिए करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे हमें इनका फिर कॉम्बिनेशन मिल गया, दैट इज कैपिटल A B स्मॉल b, तो ये कॉम्बिनेशन में आ गया। अब इनकी दो पॉसिबिलिटीज हैं उसको देखते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, तो इसमें क्या होगा, जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होंगे। ओके तो यहाँ पे आप देखो यही सेम सिचुएशन अभी हमने F1 में किया था ना, तो हम वही F1 की ही जनरेशन को आगे और परस्यू कर रहे हैं। तो कैपिटल A B स्मॉल b हमें ये वाला जो सिचुएशन मिला है, इस वाली सिचुएशन को अब आप देखो कि यहाँ पे जब रेप्लिकेशन होगा तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल A B, क्योंकि ये वाला क्रोमोसोम है ना रेप्लिकेट करेगा और ये वाला क्रोमोसोम भी फिर रेप्लिकेट करेगा, तो आफ्टर रेप्लिकेशन दोनों में नंबर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐड होंगे, बेसिकली यही कहने का मतलब है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे ये पॉसिबल है क्योंकि ये इस तरीके से रेप्लिकेट कर रहा है ना। तो रेप्लिकेशन के बाद जो हमें मिला वो AB कैपिटल A B और स्मॉल b, तो ये तो हमें सेम मिल गया जैसा पेरेंटल जीनोटाइप था। तो हमें 50% जो मिला वो क्या मिला, कैपिटल A B, और 50% जो मिला वो क्या मिला, स्मॉल b, राइट। तो ये जो मिला हमको जीनोटाइप, ये हमारा क्या है, ये पेरेंटल जीनोटाइप है। ये वाला जो जीनोटाइप है ये तो सेम एज पेरेंट्स ही है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नया नहीं आया, राइट। और यहाँ पे हुआ क्या, ये दोनों जीन्स जो हैं ये सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन कोई नया मिला क्या, कोई भी कॉम्बिनेशन हमें नया नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कोई पेरेंटल ही जीनोटाइप मिला है, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे इस वाली कंप्लीट लिंकेज के केस में हमें क्या मिल रहा है, 0% रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ पे जीन्स जो है वो कंप्लीटली लिंक्ड हैं। कंप्लीटली लिंक्ड जीन का मतलब हुआ कि जीन्स जो है वो जहाँ प्रेजेंट थे उसी लोकेशन पे प्रेजेंट रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, दे विल रिमेन एट देयर ओन सेम प्लेस। क्लियर, तो ये कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स होते हैं, ये उसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं। ओके फिर दूसरी सिचुएशन आती है जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में देखो आप, फिर से हम वही F1 जनरेशन शुरू करते हैं जहाँ पे हमारे पास कैपिटल A B स्मॉल b है, और यहाँ पे क्या होगा, इनका फिर से क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन के बाद हमें ऐसा ही कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में देखो इनकी जब सेल्फिंग होगी तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में होता है ये। अब आप यहाँ पे देखो, ये है डिफरेंस, ये नया कुछ हमने देखा यहाँ पे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है ना, ये आपस में क्या कर सकते हैं, ये क्रॉस ओवर कर सकते हैं। यानी इस वाले क्रोमोसोम का जो ये टॉप वाला पार्ट था वो इधर ट्रांसफर हो गया और इस वाले क्रोमोसोम का टॉप वाला पार्ट इधर ट्रांसफर हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का ट्रांसफर हो गया। इसी वजह से यहाँ पे ये जो इस साइड वाला क्रोमोसोम है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये चेंज हमेशा इस साइड वाले में आएगा। यहाँ वाले साइड में जो इस तरफ है इसमें कोई चेंज नहीं है। इधर वाला देखो आप, ये AB स्मॉल b ही है और यहाँ पे ये कैपिटल A B है, तो यहाँ पे भी ये कैपिटल A B ही है, ठीक है। चेंज कहाँ आया, यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में, जहाँ पे ये कैपिटल A स्मॉल a से चेंज हो गया और यहाँ पे ये स्मॉल a कैपिटल A की जगह चला गया, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर जो है क्रोमोसोम का वो भी चेंज करके दिखाया हुआ है कि ये येलो वाले पार्ट में यहाँ पे ब्राउन वाले क्रोमोसोम का पार्ट आ गया, दैट इज फ्रॉम द फादर, एंड यहाँ पे ये वाले से ये फ्रॉम द मदर, ये येलो वाला पार्ट इधर ट्रांसफर हो गया। क्लियर, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये क्रोमोसोम इधर से इधर और ये वाला इधर से इधर आ गया, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब नया कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो है वो चेंज होगा अब, है ना। वही चीज यहाँ पे हो रही है। देखो अब यहाँ पे जो हमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक तो हमें सेम मिल जाएगा, दिस वन AB A B, चलो ये तो ठीक है।
फिर हमें एक ये वाला भी सेम मिलेगा, स्मॉल a स्मॉल b, दिस इज ऑल्सो पेरेंटल टाइप। तो ये पेरेंटल टाइप है और ये क्या है, ये भी पेरेंटल टाइप है। क्लियर? ओके। अब यहाँ जो नया चीज मिला हमको, रिकॉम्बिनेंट वाला टाइप जो है वो ये वाला है, जहाँ पे कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आया है और यहाँ पे स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए आ गया। तो ये हमें रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला। तो यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, ये और ये जो है ये हमारे क्रॉस ओवर या फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप है। ठीक है? और ये जो है ये वाला हमारा पेरेंटल टाइप है और ये वाला जो है ये भी हमारा पेरेंटल टाइप है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम एज पेरेंट्स हैं। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी कि कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है मियोसिस 1 के टाइम पे ही प्रोफेज जो होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है ना, लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकेटेन, डिप्लोटेन एंड डाइकिनेसिस। तो वहाँ पे मियोसिस 1 में ही हमारा क्रॉसिंग ओवर फिनोमेना होता है। तो ये जो भी प्रोसेसेस होते हैं ना रिकॉम्बिनेशन के, ये हमेशा मियोसिस में होते हैं, माइटोसिस में कभी रिकॉम्बिनेशन नहीं होता। माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। वहाँ पे एक जो सेल है वो डिवाइड हो रहा है सिर्फ। ठीक है? ये सेल एक जो है इसमें जो भी फीचर्स है वो यहाँ और यहाँ सेम सेल में आ जाएगा। सोमैटिक सेल्स में होता है। जितने भी जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स में क्या होता है, वहाँ पे होती है मियोसिस। मियोसिस में ही क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड ऑल, ये सारा जो नए नए फीचर्स आते हैं ना, मदर से फादर से दोनों उसका कॉम्बिनेशन होता है बच्चा, तो वो वाली जो ऑफस्प्रिंग के पास जो मैटरनल और पैटर्नल दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं वो मियोसिस की वजह से ही आते हैं। तो इसीलिए ये जो लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है या जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, ये सारा मियोटिक सेल्स में होगा, जहाँ पे जो जर्म सेल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? ऑलराइट। तो अभी तक आपको ये कंप्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये सब समझ में आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रिकॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स और समझ लेते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम 0% टू 50%। तो जैसा आपने इस वाली सिचुएशन में देखा कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो हमें 50% जो क्रोमोसोम्स मिले थे वो क्या थे, वो हमें पेरेंटल टाइप मिले हैं। ठीक है? तो यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि रिकॉम्बिनेशन विल वेरी फ्रॉम 0% टू 50%। ओके, तो 0% रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे लिंकेज कंप्लीट है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, जैसा हमने कंप्लीट लिंकेज वाले केस में अभी देखा था। तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट लिंकेज वाले केस में देखा था ना कि 0% रिकॉम्बिनेशन हुआ, कोई रिकॉम्बिनेशन हुई ही नहीं, सारे पेरेंटल टाइप्स ही हमको मिले, कोई क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हुई, इसलिए कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है? और जब भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा यानी जीन्स कंप्लीटली लिंक्ड हैं, ये जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, तो डाल में पात पात, तो वो वाला जो हिसाब है ना वो बिल्कुल यहाँ पे साथ साथ चलने वाला जो हिसाब रहता है ना वो चीज़ रहती है। ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कंप्लीट लिंकेज में नो रिकॉम्बिनेशन, नो क्रॉसिंग ओवर और कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स। कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स मतलब साथ साथ जाएंगे। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 0% रिकॉम्बिनेशन, कंप्लीट लिंकेज, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, क्योंकि ये फैक्ट्स के नंबर पे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, 50% रिकॉम्बिनेशन का मतलब हो गया इनकम्प्लीट लिंकेज। इस इनकम्प्लीट लिंकेज में जैसा हमने देखा कि पेरेंटल टाइप्स जो है वो हमें 50% मिले और 50% हमें क्रॉस ओवर्स मिले, राइट, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स मिले। तो वही चीज़ है कि इनकम्प्लीट लिंकेज में हमें 50% रिकॉम्बिनेशन मिलता है और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर, और जीन्स आर फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। मोर देन 50% रिकॉम्बिनेशन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है? इससे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है? इसीलिए हमेशा रिकॉम्बिनेशन की जो वैल्यू है वो 0 से 50 के बीच में आएगी। 0 जब भी आई इट मीन्स कि कंप्लीट लिंकेज हो चुका, रिकॉम्बिनेशन हुई नहीं। 50 आई इट मीन्स कि मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हुआ है, इससे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। प्लस दूसरी स्टेटमेंट इसी में क्या है कि जीन्स आर फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम। इट मीन्स कि अगर देखो 2 क्रोमोसोम्स की सिचुएशन लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम इस वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं 0% रिकॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जीन्स ना इतने पास पास रखे हुए हैं ए और बी कि इनके पास जगह ही नहीं है कि ये क्रॉस ओवर करें, कोई क्रॉसिंग ओवर का चांस ही नहीं मिला इनको, इसलिए ये दोनों एक साथ ट्रांसफर हुए फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ओके, ऑल राइट।
और एक सिचुएशन ये वाली है जिसमें हम यहाँ पे 50% रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जीन्स इतने ज़्यादा दूर दूर रखे हुए हैं कि इनके पास पूरे चांसेस हैं क्रॉसओवर करने के। ये क्रोमोसोम यहाँ से एक दूसरा क्रोमोसोम जो है वो यहाँ से क्रॉसओवर आराम से कर लेगा, क्योंकि ये दोनों जीन्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। तो इससे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा हमने क्या बोला कि ये वाला जो सिचुएशन है क्रोमोसोम्स का, इसमें हमने बोला था ना कि सिर्फ ये वाले साइड के जो क्रोमोसोम्स हैं वो ही रिकम्बाइन करेंगे, मतलब इधर से भी ये वाले और इधर से भी ये वाले। तो इस तरफ का जो क्रोमोसोम का साइड है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो तो सेम रहेंगे ना, वो तो नहीं चेंज हो सकते, वो क्रॉसओवर करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में कभी आएंगे ही नहीं। इसलिए हमेशा जो क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर्स होती है, जो हमें लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर मिलता है, वो 50% से ज़्यादा रिकम्बाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये क्रॉसिंग ओवर इस साइड में होती है, ना कि क्रोमोसोम के इस वाले साइड में। क्लियर? ऑलराइट। तो एक सिंपल सा अब कैलकुलेशन देख लेते हैं हम कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से है ये बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। आपको एक बार अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आप आराम से कर लोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये पेरेंटल जीनोटाइप है, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये क्या है? हमारे पेरेंटल जीनोटाइप्स हैं। पेरेंटल जीनोटाइप में हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। ऑलराइट। जब ये दोनों की सेल्फिंग होगी तो हमें F1 क्या मिलेगा? कैपिटल ए, स्मॉल ए, एक ये ए, एक ये ए, एक ये बी, एक ये बी, ऐसे ही आता है, ठीक है। तो ये हमें मिलता है F1 में, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस लगा देते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जहाँ पे हम हेट्रोजाइगोटिक सिचुएशन हो या फिर डोमिनेंट होमोजाइगोटिक सिचुएशन हो, ठीक है, उसको हम किसके साथ क्रॉस करते हैं? हमेशा रेसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं। ये एक फैक्ट है जो हमें पता है कि टेस्ट क्रॉस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लो ये जो हेट्रोजाइगोट है, यहाँ पे हम उसको टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे हमने जो रेसेसिव जीन है वो लिया, उसके साथ इसको टेस्ट क्रॉस करा दिया। तो हमें यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन के बाद, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन और बाकी जो क्रॉसिंग ओवर है उसके बाद जो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो कुछ इस तरीके की मिल रही है कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, एक तो पेरेंटल टाइप ये वाला मिल जाएगा, एक पेरेंटल टाइप हमें ये वाला मिल जाएगा। तो ये जो दोनों हैं ये क्या है? हमारे पेरेंटल टाइप्स हैं। तो इसका नंबर हमेशा ज़्यादा रहता है, ये बात भी याद रखना है आपको कि कभी भी आपको जो पेरेंटल टाइप होते हैं ना उसका नंबर हमेशा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो हमें एक पेरेंटल टाइप ये मिला, एक दूसरा पेरेंटल टाइप ये मिला, ठीक है। तो इसका हम मान लो नंबर है ये 80 मिला और ये 70 मिल गए। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर हुई उसके बाद हमें क्या मिल सकता है? कैपिटल ए, स्मॉल बी, तो ये हमें 35 मिल गए, और स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ठीक है, तो ये हमें 15 मिल गए। ओके, तो अब हम इसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट कितने मिले? रिकॉम्बिनेंट जो है वो हमें मिले, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए जो रिकॉम्बिनेंट मिले वो मिले 35 + 15, क्योंकि ये और ये 80 और 70 जो है वो क्या है? वो पेरेंटल टाइप है। रिकॉम्बिनेंट मिले 35 + 15, तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट का नंबर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नीचे है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी हमें क्या मिली? ये पेरेंटल टाइप सारे प्लस रिकॉम्बिनेंट सबको जोड़ेंगे हम, तो 80 + 35 + 15 + 70, ये जो दूसरा वाला पेरेंटल टाइप था, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा हमारा जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 25%। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बट अगर फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी, जिसका पेज नेम सेम है, दैट इज़ एज पाठशाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।